हे गाइस, वेलकम बैक टू द साइंस टीवी हिंदी। और 3 दिसंबर 1984 की एक रात भोपाल में एक जीता जागता शहर अचानक से कब्रिस्तान बन गया। हर तरफ लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी थी। न सिर्फ इंसान बल्कि जानवर और पशु पक्षी भी मौत की गहरी नींद में सो चुके थे। लाशों को उठाने वाला, जलाने वाला, अंतिम संस्कार करने वाला भी कोई जिंदा इंसान नहीं बचा था। ये सुनने में भले ही एक मूवी का सीन लगता हो, पर ये घटना रियल में हो चुकी है। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। साल 1989 में UCIL का गठन किया गया, जो पेस्टिसाइड बनाती थी। इसे बनाने के लिए एक कंपनी भारी मात्रा में मिथाइल आइसोसाइनाइड का यूज करती थी। मिथाइल आइसोसाइनाइड बहुत ही पॉइजनस होता है, इसलिए इस गैस को इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं किया जाता था। इसलिए इस गैस को दूसरे कंट्री से इंपोर्ट कराया जाता था। लेकिन साल 1980 तक आते आते सब कुछ बदल गया। इस कंपनी ने गवर्नमेंट से एक डील किया और खुद ही मिथाइल आइसोसाइनाइड का प्रोडक्शन शुरू कर दिया। इससे कंपनी को भी अधिक से अधिक प्रॉफिट होने लगा। लेकिन इस प्रॉफिट ने UCIL को एक डिजास्टर की ओर धकेल दिया। ये कंपनी मिथाइल आइसोसाइनाइड को स्टोर करके 2 टैंक में भर देती थी। इस टैंक की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसके चारों ओर कंक्रीट के बंकर का निर्माण किया गया। इससे इसका तापमान भी कंट्रोल में रहता था। इस टैंक में 50% ही MIC यानी कि मिथाइल आइसोसाइनाइड भरा जाता था और बाकी के बचे 50% को खाली नहीं रखा जाता था, क्योंकि खाली जगह में भी एयर होती है और एयर में मॉइस्चर यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर MIC वाटर ड्रॉप्स के साथ रिएक्ट करके जहरीली गैस रिलीज कर सकती है। अगर इस गैस को कोई सूंघ ले तो उसकी मौत भी हो सकती है। इसलिए MIC भरने के बाद बाकी के बचे 50% में प्रेशराइज्ड नाइट्रोजन गैस भरा जाता था। टैंक में एक पाइप कनेक्ट किया गया था, जिसके जरिए प्रेशराइज्ड नाइट्रोजन को भरा जाता था। अगर टैंक में प्रेशर बढ़ जाता या पॉइजनस गैस की मात्रा बढ़ जाती तो इसे निकालने के लिए भी एक एग्जॉस्ट पाइप लगाया गया था। ये पॉइजनस गैस किसी इंसान की जान ना ले ले, इसलिए इसे बर्न करना बहुत जरूरी था। एग्जॉस्ट पाइप को एक बर्निंग चेम्बर में ले जाया जाता था, जिसे वेंट स्क्रबर चेम्बर कहा जाता है। प्रेशराइज्ड गैस इन पाइप के जरिए स्क्रबर में जाकर जमा होती थी। इसके बाद एक स्विच की मदद से इसे बर्न कर दिया जाता था। यहाँ पर काम कर रहे वर्कर्स का बस इतना ही काम था कि वो उचित मात्रा में MIC और नाइट्रोजन का कॉम्बिनेशन बनाए रखे। इसके साथ साथ इन पाइप्स की सफाई भी बहुत जरूरी थी। करीब 4 सालों तक ये कंपनी MIC बनाती रही। इसके बाद इस कंपनी ने MIC का प्रोडक्शन करना बंद कर दिया। लेकिन इस कंपनी के MIC टैंक में अभी भी काफी मात्रा में MIC को स्टोर करके रखा गया था, ताकि जरूरत के समय इसका यूज किया जा सके। 3 दिसंबर 1984 वर्कर्स अपने नाइट ड्यूटी के लिए पहुंच गए। यहाँ पर उन वर्कर्स को अजीब सा स्मेल आने लग रहा था जैसे कोई गैस लीक हुई है। वर्कर्स इसका पता लगाने के लिए सभी पाइप्स की जांच करने लगे। एक वर्कर ने पाया कि एक लिक्विड एक पाइप से टपक रही है। इस बात की खबर सुपरवाइजर तक पहुंचाई गई, लेकिन उन्होंने इसे हल्के में ले लिया। उन्होंने ये कहकर इग्नोर कर दिया कि शायद पानी टपक रही होगी, चलो चाय पी के आते हैं, उसके बाद देखते हैं माजरा क्या है। जब वो चाय पीकर वापस आए तो उन्हें ये एहसास होने लगा कि स्मेल अब बहुत तेजी से बढ़ चुकी है। कुछ वर्कर्स की आंखें भी जलने लगी। देखते ही देखते सारे वर्कर्स तेजी से खांसने लगे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। तभी कुछ वर्कर्स ने उल्टी करना शुरू कर दिया। अब उन वर्कर्स का ध्यान तुरंत ही MIC टैंक की तरफ गया। जब उन्होंने MIC टैंक को देखा तो प्रेशर इतना बढ़ चुका था कि कंक्रीट के बंकर में भी क्रैक्स आने लगा। तुरंत ही इस टैंक से गैस निकालने के लिए एग्जॉस्ट पाइप को ओपन कर दिया गया। अब टैंक का प्रेशराइज्ड जहरीला गैस एग्जॉस्ट पाइप से होते हुए स्क्रबर में जाकर इकट्ठा होने लगा। इस स्क्रबर का काम था इन जहरीली गैस को बर्न कर देना। टैंक के प्रेशर को कम कर देने के बाद वर्कर्स को लगने लगा कि अब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वो विनाश से कुछ ही कदम पीछे है। धीरे धीरे सारे टैंक का प्रेशर नॉर्मल हो गया, लेकिन कुछ घंटे बीतने के बाद वर्कर्स की हालत और भी गंभीर होती गई। ये सब देखकर बहुत सारे वर्कर्स वहाँ से भाग खड़े हुए। जब वो वर्कर्स भाग के बाहर निकले तो उन्हें अपने आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। ये जहरीली न सिर्फ फैक्ट्री में बल्कि सारे शहर में फैल रहा था। न सिर्फ वर्कर्स बीमार हो रहे थे, बल्कि उस शहर में रहने वाले हर एक व्यक्ति, पशु पक्षी और सारे जीव जंतु इस गैस की चपेट में आ रहे थे। उन गिने चुने वर्कर्स को ये समझ में नहीं आया कि जिस गैस की वजह से फैक्ट्री में बीमारी फैली, उसी गैस की वजह से सिटी में बीमारी कैसे फैल रहा है। क्या ये जहरीली
जहरीली गैस फैक्ट्री से भी बाहर निकल चुका था। वैसे तो काली रात सिर्फ अमावस की होती है, लेकिन 3 दिसंबर की वो रात अमावस से भी काली थी। लोग सोते रहे और उन्हें पता भी नहीं चला कि वो कब सपनों की दुनिया छोड़कर मौत के दरवाजे में दस्तक दे चुके हैं। हादसे के कुछ ही घंटों बाद पूरे शहर में हड़कंप मच गया। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि जाएं तो कहां जाएं। हॉस्पिटल में अचानक से भीड़ उमड़ पड़ी। डॉक्टर्स को भी नहीं पता चल रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है, ये बीमारी कैसे फैल रही है। अगर किसी को आंख में जलन होती तो आई ड्रॉप दे दिया जाता, सांस लेने में दिक्कत होती तो ऑक्सीजन दे दिया जाता, लेकिन ये सब करने के बावजूद भी कुछ भी सही से नहीं हो रहा था। फैक्ट्री के आसपास रहने वाले लोग इतनी बुरी तरह से इस गैस के चपेट में आ चुके थे कि सुबह होने तक सभी लोग मारे गए। फैक्ट्री से दूर रहने वाले लोग भी इस महामारी से नहीं बच पाए। कोई लंगड़ा हो गया तो कोई लूल्हा हो गया, हर कोई किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हो गया। घटना के एक दिन बाद लाशों की संख्या अचानक से इतनी बढ़ गई कि पोस्टमार्टम करने के लिए डॉक्टर्स की कमी होने लगी। न्यूज चैनल्स में बस लाशें ही लाशें दिखाई दे रही थी। इन लाशों को जलाने के लिए और दफनाने के लिए कोई भी जिंदा नहीं बचा। ये डिजास्टर दुनिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल डिजास्टर बना। लेकिन आखिर ऐसा हुआ कैसे? कोई भी MIC का टैंक नहीं फटा, फिर भी ये जहरीली गैस पूरे शहर में कैसे फैल गई? इन सभी अनसुलझे सवालों से पर्दा उठाने के लिए एक इन्वेस्टिगेशन की टीम का गठन किया गया। तो आइए देखते हैं इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट क्या कहती है। इस इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत करते हैं 1984 से, जब कंपनी MIC को बनाना बंद कर चुकी थी, इसलिए इसके मेंटेनेंस में ध्यान नहीं दिया जा रहा था। लीक हो रहे पाइप्स को रिप्लेस करने के बजाय जुगाड़ लगाकर इसे रिपेयर कर दिया जा रहा था। टैंक में भरे MIC और नाइट्रोजन के प्रेशर को मेजर करने के लिए एक प्रेशर बल्ब इंस्टॉल किया गया था। बहुत सारे टैंक्स में ये बल्ब ही काम नहीं कर रहा था। टैंक में MIC और नाइट्रोजन के प्रेशर को मेजर करने के लिए हर एक टैंक में प्रेशर इंडिकेटर इंस्टॉल किया गया था, लेकिन वो सारे के सारे इंडिकेटर्स काम नहीं कर रहा था। एग्जॉस्ट पाइप से जो जहरीली गैस बाहर निकल रही थी वो एक चैम्बर में इकट्ठा हो रहा था। यहाँ पर इसे बर्न करने के लिए स्विच को ऑन करना था, लेकिन कई दिनों से इस स्विच को भी ऑफ रखा गया था। टैंक में सिर्फ 50% MIC को ही भरना था। अगर गलती से भी अधिक मात्रा में MIC स्टोर कर दिया जाए तो एक इंडिकेटर MIC का भी लेवल बता देता कि टैंक में MIC का लेवल बढ़ चुका है, लेकिन अफसोस ये इंडिकेटर भी काम नहीं कर रहा था। इस MIC को ठंडा रखने के लिए एक कूलिंग सिस्टम भी इंस्टॉल किया गया था। ये कूलिंग सिस्टम भी काम नहीं कर रहा था। टैंक में भरे MIC को ठंडा रखना बहुत जरूरी होता है। अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो एक अलार्म बजने लगता और वर्कर्स ये समझ जाते कि MIC का टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेकिन अफसोस ये अलार्म सिस्टम भी काम नहीं कर रहा था। ये छोटे छोटे फेलियर्स मिलकर 3 दिसंबर की उस रात एक बड़े हादसे के रूप में बदल गया। जब वर्कर्स ने देखा कि ओवर प्रेशर की वजह से MIC के टैंक में दरारें पड़ चुकी है, तो इस प्रेशर को कम करने के लिए वर्कर्स ने जहरीली गैस को रिलीज करना शुरू कर दिया। ये जहरीली गैस सीधे वेंट स्क्रबर चैम्बर में जा रही थी, जहाँ उसे बर्न करना जरूरी था, लेकिन अफसोस ये वेंट स्क्रबर भी बंद पड़ा हुआ था। वो चिमनी जिसके अंदर जहरीली गैस बर्न होके धुएं के रूप में बाहर निकलती थी, उस रात वो जहरीली गैस बिना जले बाहर निकलकर पूरे शहर में फैल रही थी। आने वाले कुछ ही घंटों में ही ये गैस पूरे शहर में फैल गया। धीरे धीरे जहरीली गैस में सांस लेने की वजह से लोग मरने लगे। यहाँ पर कोई करता भी तो क्या करता, सांसें रोका भी जाए तो आखिर कितने देर तक। इस हादसे में बहुत सारी गलतियां हुई, लापरवाही हुई, जिसकी वजह से ये छोटी छोटी गलतियां मिलकर इतने बड़े तबाही को अंजाम दे दिया। तो फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।